मित्रों, तो मैं अपने इस चैनल हिंदी विद्यार्थी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हिंदी पढ़ने के लगातार सिलसिले में क्रम से हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ईदगाह, पुरस्कार, पर्दा, लाल पान की बेगम, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोपहर का भोजन, जो कि अमरकांत जी द्वारा लिखी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें के प्रमुख तत्व की, जिन पर सबसे पहले हम बात करते हैं। तो बात की जाए अगर कला दृष्टि से, तो कला दृष्टि से इस कहानी का क्या वर्णन मिलता है, इसकी क्या विशेषता रही है, उस पर बात करते हैं। मध्यम वर्गीय कहानीकार अमरकांत द्वारा रचित दोपहर का भोजन यथार्थवादी कहानी है, अर्थात एक हकीकत की कहानी है जो आर्थिक पीड़ा की अभिव्यक्ति प्रकट करती है। यद्यपि कहानी प्राचीन है, किंतु उनकी प्रासंगिकता आज भी समाज में व्याप्त है। आज भी कई परिवार ऐसे हैं जिनके घर में भोजन के हिस्से निकाले जाते हैं। हर व्यक्ति अपनी भूख को परे रखकर उतने हिस्से में ही आत्मसंतुष्टि कर लेता है। वही जवान शिक्षित बेटे को बेरोजगारी घर के वातावरण को और वही तनावग्रस्त बना देती है। युवा स्वयं को गुनहगार मानकर घर वालों से नज़रें चुराता है। वही घर का प्रौढ़ वर्ग अर्थात पिता उसकी काबिलियत को नकारा समझकर उसकी कटु आलोचना करता है। ऐसे में गृहिणी के लिए चुनौती ही हो जाती है कि इस वातावरण में कैसे सामंजस्य बिठाए। इसी दृश्य को कहानीकार ने दोपहर के भोजन कहानी के माध्यम से व्यक्त किया है। कहानी के तत्वों के आधार पर कहानी की दो विशेषताएं व्यक्त की जा सकती हैं। चलिए बात करते हैं इस कहानी के प्रमुख तत्वों की, जिन 6 तत्वों पर हमेशा हम किसी भी कहानी को पढ़ने से पहले उसकी शुरुआत रखते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं इसके कथानक की। तो कहानी के कथानक को देखा जाए तो कहानी का कथानक अत्यंत संक्षिप्त है। मुंशी चंद्रिका प्रसाद, जो मकान किराया नियंत्रण विभाग में क्लर्क के पद पर हैं, 1.5 माह पूर्व छटनी के दौरान उनकी छुट्टी हो गई है। अब इनका प्रभाव आर्थिक रूप से परिवार को भी प्रभावित कर रहा है। परिवार में कुल 5 लोग हैं। 3 बेटे रामचंद्र, मोहन, प्रमेद और पत्नी सिद्धेश्वरी। आमदनी शून्य है और 5 लोगों की जिम्मेदारी कैसे संभव। चंद्रिका प्रसाद की परेशानी अपनी जगह सही है। स्थिति यह कि घर में किसी को पेट पर भोजन नहीं मिल पा रहा है। भारतीय नारी पानी पीकर तृप्ति का एहसास कर लेती हैं, किंतु भूखे पेट पानी लग जाता है और वह राम राम कहकर ज़मीन पर लेट जाती हैं। उनकी कृशकाय देह, अर्थात कृश मतलब होता है कमज़ोर, उनका कमज़ोर शरीर और वहीं पे उनका कमज़ोर शरीर देह ज़मीन पर ढेर हो जाता है। आधे घंटे बाद वह होश में आती तो उनकी दृष्टि छोटे बेटे प्रमोद पर पड़ती है, जो अपनी पीड़ा से रो रहा होता है। वह उठकर उसके मुख पर अपना फटा ब्लाउज ढांक देती हैं। दोपहर के बाद उसका बड़ा बेटा रामचंद्र घर में आकर बैठते ही बेजान सा लेट जाता है। 21 वर्ष का इंटर पास वह नवयुवक स्थानीय दैनिक समाचार दफ्तर में प्रूफ रीडिंग का काम सीख रहा है। सिद्धेश्वरी अपने बेटे के सामने 2 रोटी कटोरी में पनियाई दाल और चने की तरकारी थाली में परोस कर लगाती हैं। भोजन करते समय रामचंद्र पूछता है, बाबूजी खा चुके? मोहन कहाँ है? प्रमोद रोया तो नहीं? इस तरह वह घर के सभी लोगों का समाचार माँ से जानना चाहता है। सिद्धेश्वरी प्रत्येक प्रश्न का झूठ मूठ जवाब देती हैं, क्योंकि सच बोलकर वह थके हुए बेटे को परेशान नहीं करना चाहती हैं। भोजन सीमित मात्रा में है, फिर भी वह घर के प्रत्येक सदस्य को भोजन लेने का आग्रह करती है। सभी के भोजन करने पर पति की जूठी थाली में भोजन करने बैठ जाती है, पर कटोरी भर दाल भी नहीं है। रोटी की आखिर एक जली हुई बची है। चने की तरकारी में तो कुछ दाने ही बचे हैं। इन सबको थाली में लेकर जब यह भोजन करने बैठती है तो उसकी दृष्टि खटोली पर पड़े प्रमोद पर जाती है और वह आधी रोटी तोड़कर इसके लिए रख देती हैं और लोटा भर पानी के साथ भोजन करने बैठ जाती हैं। सिद्धेश्वरी मुंह से निवाला रखती हैं और आंखों से आंसू निकल रहे हैं। घर में मनहूसियत की निशानी मक्खियों ने अपना साम्राज्य फैला रखा है। उधर मुंशी जी निश्चिंत सो रहे हैं। यह था कहानी का सारांश, जो कि बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में रहा। आइए बात करते हैं इस कहानी के पात्रों की एवं चरित्र चित्रण की। पात्र संयोजन के माध्यम से चरित्र चित्रण की सृष्टि कहानीकार करता है। प्रस्तुत कहानी में 5 पात्रों की संरचना की गई है, जिसमें सिद्धेश्वरी रजत कहानी के प्रमुख पात्र हैं।
जो सदैव घर और परिवार के प्रति समर्पित है। यद्यपि उसे परिवार के लोगों से झूठ क्यों ही ना बोलना पड़े, पर वह प्रत्येक सदस्य के ऊपर सामने उसकी प्रशंसा ही नहीं करती, बल्कि एक दूसरे के प्रति सद्भाव भी व्यक्त करती हैं। जैसे रामचंद्र के पूछने पर कि मोहन कहाँ गया है, वह उत्तर देती हैं अभी दोस्त के यहाँ पढ़ने गया है। उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में रहती है, जबकि सच्चाई यह है कि उसे भी पता नहीं है कि वह कहाँ है। वह जानती है कि वह अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह है, फिर भी कहती है मोहन तुम्हारा बहुत आदर करता है। कहता है भैया का शहर में के पढ़े लिखे लोगों में बहुत सम्मान है। वही कहानी का दूसरा पात्र मुंशी चंद्रिका प्रसाद जी। प्रसाद एक निश्चित व्यक्ति हैं। वे कभी भी पत्नी की बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं और न उसकी बातों का कोई प्रासंगिक उत्तर ही देते हैं। जहाँ सिद्धेश्वरी एकांत में सबको देकर बचे हुए भोजन से अपना गुजारा करती है, घर के हालातों को देखकर वह सदैव चिंताग्रस्त रहती है, जबकि चंद्रिका प्रसाद हमेशा निश्चिंत होकर सोते रहते हैं। आगे अपने तीसरे प्रमुख तत्व की बात करें, कथोपकथन, तो उसमें देखते हैं कहानीकार अपने भावों एवं विचारों को पात्रों के संवादों के माध्यम से व्यक्त करते हुए कहानी को विकास की ओर ले जाता है। कथोपकथन कहानी के विकास में सहायक होते हैं। प्रस्तुत कहानी में ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र भोजन का प्रथम निवाला निगलते हुए पूछता है मोहन कहाँ है, बड़ी कड़ी धूप है। माँ सिद्धेश्वरी झूठ मूठ कह देती हैं किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया है, आता ही होगा। दिमाग उसका बड़ा तेज है। सिद्धेश्वरी रामचंद्र से उसकी नौकरी के बारे में पूछती हैं, वहाँ कुछ हुआ? रुखाई से उत्तर मिलता है समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहीं पर यह संबंध हास्य की सृष्टि करता है। जैसे सिद्धेश्वरी बोलती है मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी। मुंशी जी स्वभाव से गंभीर हैं, सदैव अप्रासंगिक उत्तर देते हैं और कहते हैं मक्खियाँ बहुत हो गई हैं। जब सिद्धेश्वरी उत्सुकता प्रकट करती हैं फूफा जी बीमार हैं, कोई समाचार नहीं आया, मुंशी जी चने के दानों को देखते हुए कहते हैं गंगा शरण बाबू की लड़की की शादी तय हो गई, लड़का एमए पास है। इस प्रकार कहानी में ये कथानक पाठकों को कहानी से बांधे रखते हैं, कभी मार्मिकता के कारण तो कभी हष्टपुष्ट को लेकर। आगे बढ़ते हुए इस कहानी में जानते हैं वहाँ के देश, काल और वातावरण के बारे में। तो प्रस्तुत कहानी वातावरण की दृष्टि से अपनी सफलता सिद्ध करती है। जैसा कि कहानी का शीर्षक है दोपहर का भोजन, संपूर्ण कहानी दोपहर को किए गए भोजन के इर्द गिर्द घूमती है। दोपहर का भोजन बन जाने के बाद सिद्धेश्वरी चूल्हा ठंडा करके वहीं घुटनों के बीच सर रखकर बैठ रही है। घर के हालात इतने बदतर हैं कि एक समय भरपेट भोजन भी किसी को नहीं मिल पा रहा है। सिद्धेश्वरी भोजन के अभाव में क्रसकाय हो गई हैं, पसलियाँ नजर आ रही हैं। भूख लगने पर वह लोटा भर पानी गटक जाती हैं, किंतु भूखे पेट पानी भी नुकसान पहुंचा जाता है। वह असहनीय पीड़ा के साथ ज़मीन पर लेट जाती हैं। वहीं थोड़ी थोड़ी देर में वह दरवाजे तक जाकर गली में देखती हैं 12 बज चुके हैं, बहुत तेज़ धूप हो गई है। गली में गहरा सन्नाटा है, कुछ लोग फिर गमछा छाता लिए नजर आ रहे हैं। बेटा रामचंद्र थके कदमों के साथ धीरे धीरे सरकता सा नजर आता है। उसका चेहरा धूप से लाल हो चुका है। आर्थिक तंगी को जूते बयान कर रहे हैं, फटे जूतों में धूल की गर्त जमी हुई है। इस तरह कहानी में दोपहर और भोजन दोनों का सजीव चित्रण करने में लेखक सफल रहे हैं। आगे बढ़ते हुए प्रमुख तत्वों पर अपने पांचवें तत्व भाषा शैली की बात करें तो पात्रों के अनुकूल भाषा शैली का प्रयोग कहानी के कथन को न केवल रोचक बनाता है बल्कि उसके प्रभाव को भी स्थापित करता है। प्रस्तुत कहानी की भाषा शैली अत्यंत सरल एवं सजीव है। पात्रों के अनुकूल भाषा का प्रयोग करने में कहानीकार सफल सिद्ध हुए हैं। कहीं कहीं ध्वन्यात्मक सौंदर्य और सानुप्रासंगिकता भाषा में मिलती है। जैसे गगरे से लोटा भर पानी लेकर गटागट चढ़ा गई, बड़गे लड़के के लिए बड़दू भर कटोरा, पनियाई दाल, घट बड़ाबू आदि ग्रामीण शब्दों का प्रयोग कर लेखक ने वातावरण में सजीवता प्रदान की है। इस तरह हिम्मत, इम्तिहान, प्रूफ रीडिंग आदि अंग्रेजी के शब्दों को यथास्थान पर उचित प्रयोग किया है। एक स्थान पर कहानीकार का स्वकथन प्रस्तुत है। वह एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों के दफ्तर में अपनी तबीयत से प्रूफ रीडिंग का काम सीखता था। कथनों में सहज सरल प्रवाह है, वर्णनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, व्यंग्य की शैली का प्रयोग कहानी को सजीवता प्रदान करता है। यथा उसके हाथ पैर बासी लकड़ियों की तरह सूखे तथा बेजान पड़े थे और उसका पैर दुंडिया की तरह फूला हुआ था। प्रमुख तत्वों की बात करते हुए कहानी के अपने परम उद्देश्य की तरफ बढ़ते हैं। तो उद्देश्य क्या रहा इस कहानी का, उसके बारे में जानते हुए लिखते हैं
प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य भारत के उस समाज के पक्ष से अवगत कराना है जहां विकास के दावे सिद्ध हुए हैं। शासन का ध्यान उस ओर आकर्षित करने के साथ साथ समाज में युवकों में बेरोजगारी का दंश जो परिवार की मुस्कान छीन रहा है। इंटर पास रामचंद्र आज के ऐसे युवाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो उच्च परिवार हैं, जिन्हें एक समय भी पेट भर भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है प्रमोद। घर में मक्खियों का साम्राज्य न केवल दरिद्रता बल्कि स्वास्थ्य संबंधी असावधानी को भी दर्शाता है। वहीं गृहस्वामी बेफिक्र हैं और भारतीय नारी जो अभाव में भी सामंजस्य बिठाना जानती है, सिद्धेश्वरी इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। और अंततः बात करते हैं कहानी के शीर्षक की, तो कहानी का शीर्षक दोपहर का भोजन अत्यंत उपयुक्त शीर्षक है, क्योंकि संपूर्ण कहानी दोपहर के भोजन को ध्यान में रखकर लिखी गई है। यदि कहानी के शीर्षक को दो भागों में विभाजित किया जाए तो दोपहर की गर्मी की चिलचिलाती धूप का चित्र लेखक ने बहुत बहुत अच्छा प्रस्तुत किया है, और भोजन को लेकर घर की पीड़ा को भी कहानी में साकार किया गया है। तो यह था एक कहानी का छोटा सारांश। आइए अब पढ़ते हैं संपूर्ण कहानी को। सिद्धेश्वरी ने खाना बनाने के बाद चूल्हे को बुझा दिया और दोनों घुटनों के बीच सिर रखकर शायद पैर की उंगलियों या जमीन पर चलते चींटियों को देखने लगी। अचानक उसे मालूम हुआ कि बहुत देर से उसे प्यास नहीं लगी है। वह मतवाले की तरह उठी और गगरे में लोटा भर पानी लेकर गटगट चढ़ा गई। खाली पानी उसके कलेजे में लग गया और वह हाय राम करके वहीं ज़मीन पर लेट गई। आधे घंटे तक वहीं उसी तरह पड़ी रहने के बाद उसके जी में जी आया। वह बैठ गई, आंखों को मलकर इधर उधर देखा और फिर उसकी दृष्टि ओसारे में अध टूटे खटोले पर सोए अपने 6 वर्षीय पर लड़के प्रमोद पर जम गई। लड़का नंग धड़क पड़ा था, उसके गले तथा छाती की हड्डियां साफ दिखाई देती थीं। उसके हाथ पैर बासी कंकड़ियों की तरह फूले तथा सूखे बेजान पड़ते थे और उसका पेट हंडिया की तरह फूला हुआ था। उसका मुख खुला हुआ था और उस पर अनगिनत मक्खियाँ उड़ रही थी। वह उठी, बच्चे के मुंह पर अपना एक फटा गंदा ब्लाउज डाल दिया और एक आध मिनट सुन्न खड़ी रहने के बाद बाहर दरवाजे पर जाकर किवाड़ की आड़ से गली निहारने लगी। 12 बज चुके थे। धूप अत्यंत तेज थी और कभी कभी एक दो व्यक्ति सिर पर तौलिया या गमछा रखते हुए या मजबूती से छाता ताने हुए फुर्ती के साथ लपकते हुए गुजर रहे थे। 10-15 मिनट तक वह उसी तरह खड़ी रही, फिर उसके चेहरे पर व्यग्रता फैल गई और उसने आसमान तथा कड़ी धूप की ओर चिंता से देखा। एक दो क्षण बाद उसने सिर को किवाड़ से काफ़ी आगे बढ़ाकर गली के छोर की तरफ निहारा तो उसका बड़ा लड़का रामचंद्र धीरे धीरे घर की ओर सरकता नजर आया। उसने कुर्ती से एक लोटा पानी ओसारे की चौकी के पास नीचे रख दिया और चौके में जाकर खाने के स्थान को जल्दी जल्दी से पानी से लीपने पोतने लगी। वहाँ पीढ़ा रखकर उसने सिर को दरवाजे पर की ओर ही घुमाया था कि रामचंद्र ने अंदर कदम रखा। रामचंद्र आकर धम से चौकी पर बैठ गया और वहीं बेजान सा लेट गया। उसका मुंह लाल तथा चढ़ा हुआ था। उसके बाल अस्त व्यस्त थे और उसके फटे पुराने जूतों पर गर्द जमी हुई थी। सिद्धेश्वरी की पहले हिम्मत न हुई कि उसके आसपास आए और वहीं से वह भयभीत हिरनी की भांति सिर उसका चूम कर बेटे को व्याकुलता से निहार रही। किंतु लगभग 10 मिनट बीतने के पश्चात भी जब रामचंद्र नहीं उठा तो वह घबरा गई। पास जाकर पुकारा, बड़कू बड़कू, लेकिन उसके कुछ न उत्तर देने पर डर गई और लड़के की नाक के पास हाथ रख दिया। सांस ठीक से चल रही थी। फिर सिर पर हाथ रखकर देखा, बुखार तो नहीं था। नहीं, बुखार नहीं था। हाथ के स्पर्श से रामचंद्र ने आंखें खोली। पहले उसने माँ की ओर सुस्त नज़रों से देखा, फिर झट से उठ बैठा। जूते निकालने और नीचे रखे लोटे के हाथ में जल पैर धोने से वह यंत्र की चौकी पर आकर बैठ गया। सिद्धेश्वर ने डरते डरते पूछा, खाना तैयार है? यहीं लगाऊं क्या? रामचंद्र ने उठते हुए प्रश्न किया। बाबूजी खा चुके? सिद्धेश्वर ने चौकी की ओर भागते हुए उत्तर दिया, आते ही होंगे। रामचंद्र पीढ़े पर बैठ गया। उसकी उम्र लगभग 21 वर्ष की थी। लंबा दुबला पतला गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखों तथा होंठों पर झुर्रियाँ। वह एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में अपनी तबीयत से प्रूफ रीडरी का काम सीखता था। पिछले साल ही उसने इंटर पास किया था। सिद्धेश्वरी ने खाने की थाली सामने लाकर रख दी और पास ही बैठकर पंखा करने लगी। रामचंद्र ने खाने की ओर दार्शनिक की भांति देखा। कुल 2 रोटियां, भर कटोरा पनियाई दाल और चने की तली तरकारी। रामचंद्र ने रोटी के प्रथम टुकड़े को निगलते हुए पूछा, मोहन कहाँ है? बड़ी कड़ी धूप हो रही है। मोहन सिद्धेश्वरी का मंझला लड़का था। उम्र 18 वर्ष थी
और वह इस साल हाई स्कूल का प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था। वह नामालूम घर से कब से गायब था और सिद्धेश्वरी को स्वयं उसका पता नहीं था कि वह कहाँ गया है। किंतु सच बोलने की उसकी तबीयत नहीं हुई और झूठ मूठ उसने कहा कि किसी लड़के के साथ यहाँ पढ़ने गया है। आता ही होगा। दिमाग उसका बड़ा तेज़ है और उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है। हमेशा उसी की बात करता रहता है। रामचंद्र ने कुछ नहीं कहा। एक टुकड़ा मुंह में रखकर भरा गिलास पानी पी गया, फिर खाने लग गया। वह काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर उन्हें धीरे धीरे चबा रहा था। सिद्धेश्वरी भय तथा आतंक से अपने बेटे को एकटक निहार रही थी। कुछ क्षण बीतने के बाद डरते डरते उसने पूछा, वहाँ कुछ हुआ क्या? रामचंद्र ने बड़ी बड़ी भावहीन आंखों से अपनी माँ की ओर देखा और फिर सिर नीचे करके कुछ रुखाई से बोला, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। सिद्धेश्वरी चुप रही। धूप और तेजी होती जा रही थी। छोटे छोटे आंगन के ऊपर आसमान में बादल एक दो टुकड़े पालकी नावों की ओर तैर रहे थे। बाहर की गली से गुजरते हुए एक खड़खड़िया इक्के की आवाज़ आ रही थी और खटोले पर सोए बालक की सांस का खर्र खर्र शब्द सुनाई दे रहा था। रामचंद्र ने अचानक चुप्पी को भंग करते हुए पूछा, प्रमोद खा चुका? सिद्धेश्वरी ने प्रमोद की ओर देखते हुए उदास स्वर में उत्तर दिया, हाँ खा चुका। आगे प्रश्न फिर से रामचंद्र प्रश्न करता है, रोया तो नहीं था? सिद्धेश्वरी फिर झूठ बोल गई, आज तो सचमुच नहीं रोया। वह बड़ा होशियार हो गया है, कहता था बड़का भैया के यहाँ जाऊँगा, ऐसा लड़का। आगे उसकी तारीफ करते हुए कुछ कहती हैं। वह आगे कुछ ना बोल सकी। उसके गले में कुछ अटक गया। कल प्रमोद ने रेवड़ी खाने की जिद पकड़ ली थी और उसके लिए 1.5 घंटे तक रोने के बाद सोया था। रामचंद्र ने कुछ आश्चर्य के साथ अपनी माँ की ओर देखा और फिर से नीचे करके कुछ तेज़ी से खाने लगा। थाली में जब रोटी का केवल एक टुकड़ा शेष रह गया तो सिद्धेश्वरी ने उठने का उपक्रम करते हुए प्रश्न किया, एक रोटी और लाती हूँ। रामचंद्र हाथ से मना करते हुए हड़बड़ा कर बोला, नहीं नहीं, जरा भी नहीं, मेरा पेट पहले से ही भर चुका है। मैं तो यह भी छोड़ने वाला हूँ, बस अब नहीं। सिद्धेश्वरी ने ये जिद की, अच्छा आधी ही सही। रामचंद्र बिगड़ उठा, अधिक खिलाकर बीमार कर डालने की तबीयत है क्या? तुम लोग जरा भी नहीं सोचती, बस अपनी जिद। भूख रहती है तो क्या नहीं लेता? सिद्धेश्वरी भूखने उसके बाद सिद्धेश्वरी जहाँ की तहाँ बैठी ही रह गई। रामचंद्र ने थाली में बचे टुकड़े से हाथ खींच लिया और लोटी की ओर देखता हुआ, पानी लाओ। सिद्धेश्वरी लोटा लेकर पानी लेने चली गई। रामचंद्र ने कटोरे को उंगलियों से बजाया, फिर हाथ को थाली में रख दिया। एक दो क्षण बाद रोटी के टुकड़े को धीरे से उठाकर हाथ को निहारा। अंत में इधर उधर देखने के बाद टुकड़े को मुंह में इस सरलता से रख लिया जैसे वह भोजन का ग्रास न होकर पान का बीड़ा हो। मंझला लड़का मोहन आते ही हाथ पैर धोकर पीढ़े पर बैठ गया। वह कुछ सांवला था और उसकी आंखें छोटी थी। उसके गहरे पर चेचक के दाग थे। वह अपनी भाई की ही तरह दुबला पतला था, किंतु उतना लंबा न था। वह उम्र की अपेक्षा कहीं अधिक गंभीर और उदास दिखाई पड़ता था। सिद्धेश्वरी ने उसके सामने थाली रखते हुए प्रश्न किया, कहाँ गए थे बेटा? भैया पहुँच रहे थे। मोहन ने रोटी के एक बड़े ग्रास को निगलने की कोशिश करते हुए अस्वाभाविक मोटे स्वर में जवाब दिया, कहीं तो नहीं गया था, यहीं पर था। सिद्धेश्वरी वहीं बैठकर पंखा डुलाती हुई फिर से इस तरफ बोली जैसे स्वप्न में बड़बड़ा रही हो, बड़का तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था, कह रहा था मोहन बड़ा दिमागी होगा, उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगती है। यह कहकर उसने अपने मंझले लड़के की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो। मोहन अपनी माँ की ओर देखकर फीकी हंसी हंस पड़ा और फिर खाने में जुट गया। वह परोसी गई 2 रोटियों में से एक रोटी कटोरी की 3/4 दाल तथा अधिकांश तरकारी साफ कर चुका था। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। इन दोनों लड़कों से उसे बहुत डर लगता था। अचानक उसकी आंखें भर आईं वह दूसरी ओर देखने लगी। थोड़ी देर बाद समझ में नहीं आया कि अब वह क्या करे। इन दोनों लड़कों कि अब वह क्या करे। थोड़ी देर बाद उसने मोहन की ओर मुंह फेरा तो लड़का लगभग खाना समाप्त कर चुका था। सिद्धेश्वरी ने चौंकते हुए पूछा, एक रोटी और देती हूँ। मोहन ने रसोई की ओर रहस्यमय नेत्रों से देखा, फिर सुस्त स्वर में बोला, नहीं। सिद्धेश्वरी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरी कसम, थोड़ी ही ले लो, तुम्हारी भैया ने एक रोटी ली थी। मोहन ने अपनी माँ को गौर से देखा, फिर धीरे धीरे इस तरह उत्तर दिया जैसे कोई शिक्षक अपने शिष्य को समझाता है, नहीं रे, बस अव्वल तो भूख नहीं।
फिर रोटियां तूने ऐसी बनाई हैं कि खाई नहीं जाती, नामालूम कैसी लग रही। खैर, अगर तू चाहती है तो कटोरे में थोड़ी दाल दे दे, दाल बड़ी अच्छी बनी है। सिद्धेश्वरी से कुछ कहते ना बना और उसने कटोरे को दाल से भर दिया। मोहन कटोरे को मुंह लगाकर सुड़ सुड़ पी रहा था कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद जूतों को घस घस घसीटते हुए आए और राम का नाम ले चौकी पर बैठ गए। सिद्धेश्वरी ने माथे पर साड़ी को कुछ नीचे खिसका लिया और मोहन दाल को एक सांस में पीकर तथा पानी के लोटे को हाथ में लेकर तेजी से बाहर चल गया। 2 रोटियां, कटोरा भर दाल, चने की तली तरकारी। मुंशी चंद्रिका प्रसाद पीढ़े पर पलथी मारकर बैठे, रोटी के एक एक ग्रास को कुछ इस तरह से चुलभा चबा रहे थे जैसे बूढ़ी गाय जुगाली करती है। उनकी उम्र 45 वर्ष की लगभग थी, किंतु 50-55 के लगते थे। शरीर का चमड़ा झूलने लगा था, गंजी खोपड़ी आईने की भांति चमक रही थी, गंदी धोती के ऊपर अपेक्षाकृत कुछ साफ बनियान तार तार लटक रही थी। मुंशी जी ने कटोरे को हाथ में लेकर दाल को थोड़ा सुड़कते हुए पूछा, बड़का दिखाई नहीं दे रहा। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके दिल में क्या हो गया है, जैसे कुछ काट रहा हो। पंखे को जरा और जोर से घुमाती हुई बोली, अभी अभी खाकर काम पर गया है, कह रहा था कुछ दिनों में नौकरी लग जाएगी। हमेशा बाबूजी बाबूजी किए रहता है। बोला, बाबूजी देवता के समान है। मुंशी जी के चेहरे पर कुछ चमक आई। शर्माते हुए पूछा, ये क्या कहता था कि बाबूजी देवता के समान है? बड़ा पागल है। सिद्धेश्वरी पर जैसे नशा चढ़ गया था, उन्माद की रेवड़ी की भांति बड़बड़ाने लगी। पागल नहीं है, बड़ा होशियार है। उस जमाने का कोई महात्मा है। मोहन तो उसकी बड़ी इज्जत करता है। आज कह रहा था कि भैया की शहर में बड़ी इज्जत होती है, पढ़ने लिखने वालों में बड़ा आदर होता है और बड़का तो छोटे भाइयों पर जान देता है। दुनिया में वह सब कुछ कह सकता है, पर यह नहीं देख सकता कि उसके प्रमोद को कुछ हो जाए। मुंशी जी दाल लगे हाथ को चाट रहे थे। उन्होंने सामने की ताक की ओर देखते हुए हंसकर कहा, बड़का का दिमाग तो खैर काफ़ी तेज है, वैसे लड़कपन में भी नटखट भी था, हमेशा खेल कूद में लगा रहता था। लेकिन बात तब भी आती कि सबक में मैं उससे याद करने को देता था, उसे बर्राक रखता था। असल तो यह कि तीनों लड़के काफ़ी होशियार हैं, प्रमोद को कम समझती हो। यह कहकर अचानक जोर से हंस पड़े। मुंशी जी 1.5 रोटी खा चुकने के बाद एक गिलास से युद्ध कर रहे थे। कठिनाई होने पर एक गिलास पानी चढ़ा लिए, फिर खर्र खर्र खांस कर खाने लगे। फिर चुप्पी छा गई। दूर से किसी आटे की चक्की की पुक पुक आवाज़ सुनाई दे रही थी और पास की नीम के पेड़ पर कोई बैठा फड़ूक लगातार बोल रहा था। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह चाहती थी कि सभी चीज़ें ठीक से पहुँच ले, सभी चीज़ें ठीक से जान ले और दुनिया की हर चीज़ पर पहले की तरह धड़ल्ले से बात करे, पर उसकी हिम्मत नहीं होती थी। उसके दिल में जाने कैसा भय समाया हुआ था। अब मुंशी जी इस तरह चुपचाप दुबके खा रहे थे जैसे पिछले 2 दिनों में मौन व्रत धारण कर रखा हो और उसको कहीं जाकर आज शाम को तोड़ने वाले हों। सिद्धेश्वरी से जैसे रहा नहीं गया, बोली, मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी। मुंशी जी एक क्षण के लिए इधर उधर देखते हुए फिर निर्विकार स्वर में राय देते हैं, मक्खियाँ बहुत हो गई हैं। सिद्धेश्वरी ने उत्सुकता प्रकट की और कहा, फूफा जी बीमार हैं, कोई समाचार नहीं आया। मुंशी जी ने चने की दाल की ओर इस दिलचस्पी से दृष्टिपात किया जैसे उनसे बातचीत करने वाले हों। फिर सूचना दी, गंगा बाबू शरण की लड़की की शादी तय हो गई और लड़का एमए पास है। सिद्धेश्वरी हठात चुप हो गई। मुंशी जी भी आगे कुछ नहीं बोले। उनका खाना समाप्त हो गया था और वे थाली में कुछ बचे कुचे दानों को बंदर की तरह बीन रहे थे। सिद्धेश्वरी ने पूछा, बड़का की कसम 1 रोटी देती हूँ, अभी बहुत सी हैं। मुंशी जी ने पत्नी की ओर अपराधी के समान तथा रसोई की ओर कनखी से देखा। तत्पश्चात किसी छठे उस्ताद की भांति बोले, रोटी रहने दो, पेट काफ़ी भर चुका है, अन्न और नमकीन चीज़ों से तबीयत ऊब ही गई है। तुमने व्यर्थ की कसम धरा दी। खैर, कसम रखने के लिए ले रहा हूँ। गुड़ होगा क्या? सिद्धेश्वरी ने बताया, हाड़िया में थोड़ा सा गुड़ है। मुंशी जी ने उत्साह के साथ कहा, थोड़े गुड़ का ठंडा रस बनाओ, पीऊँगा। तुम्हारी कसम भी रह जाएगी, जायका भी बदल जाएगा और साथ ही साथ हाजमा भी दुरुस्त होगा। हाँ, रोटी खाते नाक में दम आ गया है। यह कहकर वे ठहाका मारकर हंस पड़े। मुंशी जी के निबटने के पश्चात सिद्धेश्वरी उनकी जूठी थाली
में थाली लेकर चौके की ज़मीन पर बैठ गई। बटलोई की दाल को कटोरे में उड़ेल दिया। वहाँ पर वह पूरा भरा नहीं। छिपुली में थोड़ी सी चने की तरकारी बची थी, उसे पास खींच लिया। रोटियों की थाली को भी उसने पास खींच लिया। उसमें केवल एक रोटी बची थी, मोटी, भद्दी और जली। उस रोटी को वह जूठी थाली में रखने जा रही थी कि अचानक उसका ध्यान ओसारे में सोए हुए प्रमोद की ओर आकर्षित हो गया। उसने लड़के को कुछ देर तक एकटक देखा और फिर रोटी को 2 बराबर टुकड़ों में विभाजित कर दिया। एक टुकड़े को रख लिया, तदुपरांत एक टुकड़े को अलग रख लिया, दूसरे टुकड़े को अपनी जूठी थाली में रख लिया। तदुपरांत एक लोटा पानी लेकर खाने बैठ गई। उसने पहला ग्रास मुंह में रखा और तब ना मालूम कहाँ से उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। सारा घर मक्खियों से भनभना रहा था। आंगन की अलगनी पर एक गंदी साड़ी टंगी थी, जिसमें पैबंद लगे हुए थे। दोनों बड़े लड़कों का कहीं पता नहीं था। बाहर की कोठरी में मुंशी जी औंधे मुंह को लेकर निश्चिंतता के साथ सो रहे थे, जैसे 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से उनकी छँटनी न हुई हो और शाम को उनको काम की तलाश कहीं भी ना हो। तो आगे इस कहानी को पूरी तरीके से पढ़ने के बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कर ली जाए। अमरकांत जी की कहानी दोपहर का भोजन निम्न मध्यवर्ग परिवार की आर्थिक तंगी, भुखमरी, बेकारी का आर्थिक चित्रण प्रस्तुत करती है। परिवार की स्थिति इतनी अधिक गरीब होती है कि खाने के लिए भोजन पूरा नहीं पड़ता है, किंतु सिद्धेश्वरी किसी प्रकार से सबको भोजन करा देती हैं और स्वयं आधी रोटी में गुजारा करती हैं। वह अभाव में भी कैसे एक पूरी तरीके से एक अपने परिवार के बीच सामंजस्य बिठाने का पूरा प्रयास करती हैं। कहानी होती है मुंशी चंद्रिका प्रसाद जी के परिवार की, जिनकी उम्र 45 वर्ष के लगभग होती है और होती तो उम्र 45-55 की है, लेकिन वो लगते 50-55 के हैं। उनकी शरीर एकदम चमड़ी की जैसी झूल रही होती है, गंजी खोपड़ी आईने की भांति चमक रही होती है और 1.5 महीने पूर्व उनकी रिटायरी हो जाती है, अर्थात जहाँ पे वो काम कर रहे होते हैं वहाँ से उनकी रिटायरी हो जाती हैं। उनके 3 पुत्र होते हैं और स्वयं सिद्धेश्वरी उनकी पत्नी। तो कुल मिलाकर ऐसे परिवार में 5 सदस्य होते हैं, जिनमें बड़ा लड़का रामचंद्र और मंझला मोहन और सबसे छोटा प्रमोद, जो कि 21, 18 और 6 वर्ष के होते हैं। उसके बाद बात करें रामचंद्र की, तो वो कार्यालय में प्रूफ रीडिंग सीख रहा होता है और मोहन 10वीं में प्राइवेट परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है। और यह समय होता है दोपहर के भोजन का, जिसका संपूर्ण व्याख्यान आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा इस पार्ट से संबंधित, नेक्स्ट वीडियो मैं कहूँ तो खोई हुए दिशाएं, जी अगला पार्ट आपके सामने प्रस्तुत होगा, खोई हुए दिशाएं कमलेश्वर जी द्वारा। तब तक के लिए धन्यवाद।